नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हम लोग मेडिकल नॉलेज के बिना व्हाट्सएप के माध्यम से या कई सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज स्प्रेड करते हैं। कहाँ तक ऑथेंटिक है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन उससे नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पे इन दिनों पूरे वर्ल्ड में एक ही बात चली और वो है कोविड-19। और कोविड-19 से छूटने के तरह तरह के उपाय बताते लोग विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी। और मैं आपको बता दूं कि केवल कोविड से लोग नहीं मर रहे, बल्कि और भी डिजीज़ है, जैसे कैंसर है, हार्ट है, डायबिटीज़ है, इसके कारण भी लोगों की मौत हो रही है। आपको हैरानी होगी, मेरे पास WHO का एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने सन 2020 में 1 करोड़ डेथ्स होने की बात कही है। WHO ये क्लेम करता है, जिसमें लंग कैंसर की बात करें तो 22 लाख लोग हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो भी 22 लाख लोग हैं, और उसी प्रकार चेस्ट, लिवर, स्टमक या एनोरेक्टल, इस किस्म के डिफरेंट कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब भी होते हैं। और इससे क्यूमुलेटिव देखा जाए तो 1 करोड़ डेथ्स हो जाते हैं, लेकिन इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ख़ासकर इनके डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स की जो बात कही मैंने, उसमें से ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इसीलिए सेंसिटिव सब्जेक्ट है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, और ये महिलाएं अक्सर फैमिली डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ भी इसको डिस्कस करने में संकोच करते या हिचकिचाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या गायनिक कैंसर्स के बारे में। और इसके लिए आज हमने डॉक्टर मुकेश बंग को, जो कि एलेक्सिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर है और हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, इनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। MBBS MD और ICCDM के बाद इन्होंने DNB करने के बाद चेन्नई के अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में ये 3 साल वहाँ पर उन्होंने गहन अध्ययन किया, ट्रेनिंग ली उन्होंने, और वहाँ से अपोलो प्रोटॉन कैंसर हॉस्पिटल में भी वहाँ पर उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस कमाया है। और सौभाग्य की बात है कि इनको देश के प्रसिद्ध जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर T राजा, उनके साथ काम करने का मौका मिला एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट। और इसके अलावा एक अच्छे थेरेपिस्ट भी है, ये इम्यूनोथेरेपिस्ट और पर्सनलाइज थेरेपिस्ट में माहिर है। अलावा इसके इनके कुछ जीन म्यूटेशन पर रिसर्च पेपर भी है, और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अलावा कई सारे मेडिकल सोसाइटीज़ के ये मेंबर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन द बोर्ड। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर कि कैंसर सबको मालूम है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है वगैरह, ये होता कैसे है? बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल सेल्स जो रहते हैं, नॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं, एक लेवल पे जाते हैं और वो मर जाते हैं, या वी कॉल इट एज एपोप्टोसिस हमारे मेडिकल टर्म में जी। कैंसर सेल्स क्या होता है कि एबनॉर्मल वही सेल्स जो है एबनॉर्मल बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द सेल। आइदर आप DNA चेंजेस बोलो या जो भी चेंजेस है, जिसके कारण सेल में चेंजेस हो जाते हैं और वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। अब और वो मल्टीप्लिकेशन होने के कारण सेल्स एक जगह ग्रो होते हैं और एक फिर मास या लंप तैयार करते हैं, और फिर वो बॉडी के अलग अलग एरिया में स्प्रेड होते हैं, जिसके कारण कैंसर इनिशियल या फिर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं जी। सो इट इज बेसिकली अनएक्सपेक्टेड एडवांस एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स जी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि कोविड का फैला और उसके बारे में जो पब्लिसिटी हो रही है, तो कोविड कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर आपका रिड्यूस करता है, कैंसर भी इम्यूनिटी पावर रिड्यूस करता है। तो हाउ इज कैंसर वेरी बैड फॉर कोविड पेशेंट्स? सो कोविड पेशेंट के लिए कैंसर इसके लिए बैड है क्योंकि कोविड जब होता है तो उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं जी, और उसके साथ साथ लिम्फोपेनिया, जो लिम्फोसाइट्स है वो कम हो जाते हैं। तो उसके कारण कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर। पहली बात, अगर एक वे से कैंसर ट्रीटमेंट के हिसाब से बोला जाए तो। दूसरी बात क्या होती है कि कोविड जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है, सो दे आर फियर्ड ऑफ कोविड बट नॉट फियर्ड ऑफ कैंसर राइट नाउ। सो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी हैं, कोविड के फियर से दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो, जिसके लिए कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि कैंसर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसे भी उसकी ट्रीटमेंट जो है ब्रेक की नहीं जा सकती है, और उसे भी देना उतना ही जरूरी है जी। लेकिन क्या वैक्सीनेशन से कोई फर्क पड़ेगा सर पेशेंट पर जो कैंसर से ग्रसित हो? यस, हम तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं या हमारे फ्रैटर्निटी के जितने भी पेशेंट्स हैं, वी ऑलवेज टेल एवरीवन कि आप वैक्सीन लीजिए। सिर्फ ड्यूरेशन जो रहता है या पीरियड रहता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे अगर कोई पेशेंट ऐसा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो वैक्सीन का है, सिर्फ अगर किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है या तो फिर कोई ल्यूकेमिया है और हाई डोज कीमोथेरेपी पे है, उन्हीं पेशेंट को, क्योंकि उनके WBC काउंट कम रहते हैं बहुत, तो वही पेशेंट ने 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी कीमोथेरेपी जो भी सॉलिड मैलिग्नेंसीज रहो या दूसरे मैलिग्नेंसीज रहो, जो भी जिसकी कीमोथेरेपी चालू है, अगर आपके WBC काउंट नॉर्मल है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं।
मेरे पेशेंट्स को यूजुअली मैं कीमोथेरेपी चालू करने के 2 या 3 दिन पहले वैक्सीन लेने को बोलता हूँ, सो दैट वो 2 दिन का फीवर जो पीरियड है वो भी चले जाता है एंड पेशेंट कैन टेक द कीमोथेरेपी। अभी आपने मैलिग्नेंसी की बात की, तो अक्सर मेडिकल टर्म से सुनने में आता है मैलिग्नेंट, बिनाइन वगैरह, तो एग्जैक्टली हमारे दर्शक समझ पाए इसको तो उस हिसाब से क्या है? बहुत सारे बात होती है कि ट्यूमर हो गया है। अभी हम लोग बहुत बार, आप जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस एंड एवरीथिंग कि उसमें आता है बहुत बार कि ये पेशेंट को ट्यूमर है, बट ट्यूमर इंक्लूड्स बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन मतलब क्या है कि दे आर नॉट एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिंग सेल्स, वो अगर उसको तुम ट्रीट कर लो तो रिकरेंस चांसेस और जो स्प्रेड के चांसेस नहीं रहते हैं। मैलिग्नेंट आर कैंसर सेल्स, तो बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, सो इसमें बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द कैंसर सेल्स। सर, आज का हमारा विषय रहेगा ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख महिलाएं इससे ग्रसित रहती है और उनमें 6,85,000 की मौत भी हो गई, सिर्फ पिछले साल के रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ मैं। तो हाउ डज दिस ऑकर? सी बेसिकली क्या है कि अगर पूरे वुमेन कैंसर्स देखा जाए तो 14% कैंसर्स आर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, और 1 in 28 वुमेन एवरेज रिस्क जो है 28 वुमेन में से 1 वुमेन को इज ऑलवेज हैविंग अ रिस्क ऑफ गेटिंग द ब्रेस्ट कैंसर। अगर तीसरी बात बोला तो हर चौथे मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है वुमेन को। गुडनेस, एवरी 4 मिनट 1 ब्रेस्ट कैंसर इज डिटेक्टेड। तो इसके लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आफ्टर लंग कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कॉजेज द हाईएस्ट कैंसर मॉर्टेलिटी, जो डेथ परसेंटेज है लंग कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा है। जी। सर, ये कैसे पता चल पाएगा, डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि जनरली सिम्टम्स एक्सटर्नल कुछ दिखते नहीं है इंसान? सबसे पहले क्या है कि जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि मोस्टली फीमेल्स जो लेडीज रहती है उनको क्या होता है कि स्तन जो है ब्रेस्ट उसके अंदर गठान दिखती है। अच्छा, और मतलब सॉर्ट ऑफ लंप और गठान व्हाटएवर, मतलब लंप, या तो फिर उनको क्या होता है कभी कभी एक साइड का ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा दिखता है, जो साइज है दोनों ब्रेस्ट की, तो एक साइड की बड़ी दिखती है, एक साइड की छोटी दिखती है। उसके अलावा कुछ लोगों को क्या होता है कि जो ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज पील रहता है ना, वैसे स्किन पे आता है ब्रेस्ट के स्किन पे, उसको टूडी ऑरेंज बोलते हैं हमारी भाषा में, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पे जख्म रहती है, अल्सरेशन होता है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगेटिंग लीजन्स दिखते हैं वहाँ पे। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स में पेशेंट्स के निप्पल जो रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं, या तो फिर वहाँ पे उसका बाजू का एरिया ड्राई हो जाता है। कभी कभी वहाँ से निप्पल के एरिया से डिस्चार्ज आता है, या कभी कभी ब्लड भी आता है। और उसके अलावा कुछ कुछ लेडीज जो प्रेजेंट करती है, जो एक्जिला है, आर्मपिट है जो है, वहाँ पे गठान मिलती है। और जब कुछ और लेडीज है जिनको नेक में यहाँ पे गठाने दिखती है। मतलब ये कंपल्सरी है, ये जरूरी कि पहले ब्रेस्ट में और फिर फैलता है? यूजुअली आना पहले ब्रेस्ट में चाहिए, और अगर यहाँ तक गया है, यहाँ गया है, इसका मतलब वो थोड़ा सा अर्ली से थोड़ा एडवांस स्टेज में चला गया है। अच्छा, इट सजेस्ट। तो ये स्टेजेस की बात करते हैं सर हम अक्सर, और बाद में लेट आने पर, जैसे महिलाओं की बात कर रहा था मैं, झिझकती है, तो लेट आने पर हो सकता है कि क्रॉस कर गई वो स्टेज जहाँ से अक्टूबर। डेफिनेटली इसीलिए जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, जो हम लोग हर अक्टूबर इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, इसीलिए रखते हैं कि जो सोशल स्टिग्मा है अपने, एटलीस्ट अपने इंडिया में, कि एजुकेशन इज द इशू, सोशल स्टिग्मा है, लेडीज ज़्यादा खुल के बात नहीं करती है चीज़ों के, जिसके कारण क्या होता है कि उनको पहले गठान दिखती भी है तो वो पहले तो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ है नहीं, कैजुअली दे टेक इट कैजुअली, फिर वो उनको किसी को बताना बोले तो उनको हेजिटेंसी रहती है, मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। उसी में उनके 2-4 महीने चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसी पीरियड में जो कैंसर का जो ग्रोथ है वो स्प्रेड होती रहती है, और देन इट गोज इन एडवांस। और यही अक्सर रीजन होता है कि वो पैलिएटिव केयर में चले जाती है, बिकॉज और कोई उपाय नहीं बचा उसके डेथ को और जरा कम दर्दनाक बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी की जाए। जी। सिम्टम्स की बात हो गई सर, तो आप लोग इसके आगे ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? सो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको जो है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट 3 चीज़ों में डिवाइड होती है: सर्जरी, कीमोथेरेपी इंक्लूड्स टारगेटेड थेरेपी या पर्सनलाइज थेरेपी, और रेडिएशन थेरेपी। सो ये जो ट्रीटमेंट डिसीजन है ये डिपेंड करता है स्टेज पे, और डिपेंडिंग अपॉन ईच स्टेजेस द ट्रीटमेंट मोडालिटी वेरीज। तो क्या रहता है सर थेरेपीज? आपने कहा कि इम्यूनो ऑन्कोलॉजी थेरेपी। सो जो कीमोथेरेपी है, पर्सनलाइज थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये जो कंपोनेंट्स है यूजुअली टिल डेट जो रिसर्च है या डेटा है,
इट इज मेनली इम्यूनोथेरेपी राइट नाउ इट्स अप्रूव्ड इन मेटास्टेटिक सेटिंग, जो स्टेज 4 कैंसर है उसके लिए अप्रूव्ड है, और कुछ अप्रूवल अभी लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन टिल टाइम जो अप्रूवल है इम्यूनोथेरेपी का, दिस इज मेनली फॉर द एडवांस स्टेज। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी क्या है कि जो कैंसर सेल्स है और अपने नॉर्मल इम्यून सेल्स है, तो कैंसर सेल्स क्या करता है, इम्यून सेल्स को ब्लॉक कर देता है, उसको कैंसर सेल्स को टारगेट नहीं करने देता। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है कि ये जो ब्लॉक है दोनों का वो ब्रेक कर देता है, जिसके कारण जो इम्यून सेल्स है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं एंड दे ट्राई टू कैच द कैंसर सेल एंड दे ट्राई टू किल द कैंसर सेल्स। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी। जी। एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा स्क्रीनिंग की बात की, तो स्क्रीनिंग क्या है और थेरेपी से कितना वेरी करता है, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस फॉर एवरीवन टू गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। बेसिकली स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग मीन्स क्या होता है कि तुमको कैंसर है नहीं, यू आर ट्राइंग टू सर्च बिफोर ओनली कि आपको कैंसर आगे हो सकता है, या तो आपको अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है स्क्रीनिंग, प्रिकॉशनरी। स्क्रीनिंग से क्या होता है कि द स्टडीज जो है उसके हिसाब से 20 to 30% ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटी अवॉइड होती है। अच्छा, सो दैट इफ यू डिटेक्ट अर्ली यू कैन ट्रीट अर्ली, यू कैन क्योर द पेशेंट अर्ली। कोई एक पर्टिकुलर एज रहता है सर कि जहाँ से ब्रेस्ट कैंसर होता है? क्योंकि आजकल यंग लोगों में भी पाया गया, बुजुर्गों में पहले सिर्फ 50 प्लस में होता था। देखिए अभी भी जो है इट इज मोर कॉमन अबव 50 years ऑफ एज, मेनली पोस्ट मेनोपॉजल जिनकी महावारी बंद हुई है, लेकिन सिंस लास्ट 5 or 10 years जो पीरियड है 50 का वो 30 चला गया है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल, यूज ऑफ मेडिकेशंस जस्ट लाइक ओसी पिल्स या whatever things we take, then उसके बाद addictions including smoking, tobacco chewing, या तो फिर alcohol consumption, these are all one of the risk factors for। तो 50 से हम डाउन आ गए थे। yeah, and इसके अंदर और एक चीज जो है that is a hereditary genetic factors। अच्छा। because इसमें से आपको बहुत सारे पीपल ऐसे दिखेंगे जो 30 to 50 में है कि जिनको हमारी भाषा में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, जिसके अंदर ये जीन्स निगेटिव रहते हैं, जैसे हार्मोन रिसेप्टर्स के जीन निगेटिव रहते हैं, और ये पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में ये जो जीन्स है जैसे ब्राका जीन्स बोलते हैं, ब्राका जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से कि यू नो द हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, सो उन्होंने जब शी वाज ब्राका जीन पॉजिटिव। अच्छा, तो ये जीन रहता है, और ये जीन जिसको रहता है उनको हायर इंसिडेंस रहता है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने के। ओके, सो शी हैज डन द सर्जरी नॉट टू गेट ब्रेस्ट कैंसर। तो दैट ब्राका जीन इज नम्ड, ऐसा कुछ होता है? BRCA, दैट इज कॉल्ड BRCA जीन, ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर। हाँ, नहीं, वो उसको नम किया जाता है या फिर उसको डोरमेंट किया जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड करता है? यू कैन नॉट डोरमेंट इट, इट इज द जीन विच कैरीज फ्रॉम योर फैमिली या जेनेटिक जो है वो। तो इसके अंदर अभी कुछ थेरेपी है जो कि ये ब्राका जीन जिनको है वो इनको यूज करने के लिए एक पाप इनिबिटर बोल के ओरल टैबलेट्स आई है, जो अभी सिंस लास्ट 1.5 year इट इज अप्रूव्ड, बट दैट टू इन एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, रहा सवाल सर ये जो यंग गर्ल्स है, मतलब प्यूबर्टी के आसपास है, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस? बेसिकली क्या है कि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर्स अगर समझ जाए तो ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है ये समझ में आ जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर दो इसमें डिवाइड होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक तो नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब एज इटसेल्फ इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, और जेनेटिक फैक्टर्स अगर फैमिली में किसी को है तो ऑटोमेटिकली, या तो आपका जीन पॉजिटिव है, BRCA जीन्स पॉजिटिव है, तो उसी के कारण। सो ये नॉन मॉडिफाइबल है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है कि जो है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले बहुत सारे ओसी पिल्स यूज होता है, तो देयर इज मोर देन 4 years ऑफ ओसी पिल इनटेक टू अवॉइड द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब कोई महावारी बंद हो जाती है, पोस्ट मेनोपॉजल रहती है, तो दे टेक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली मेनार के, जैसे अगर किसी के 12 साल के पहले ही बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं, या तो आपकी 55 साल के बाद में भी पीरियड्स रह रहे हैं, तो ये सब चीजें घूम के एक ही जगह आती है, इंक्रीज एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन। अच्छा, ये सब चीजों से क्या होता है कि फीमेल बॉडीज में एस्ट्रोजन का जो प्रभाव रहता है वो ज्यादा रहता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को ड्राइव करता है। अच्छा, इसी के कारण अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 साल बाद है, इसका मतलब आप 30 साल के पहले तक काफी ज्यादा एस्ट्रोजन से एक्सपोज हो गए हैं,
उसके बाद आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है कि आपको एस्ट्रोजन लेवल कम कर देता है, और उसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑलवेज एडवाइज्ड इन ऑल लेडीज कि 6 months to 1 year तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, सो दैट आपका हार्मोनल एक्सपोजर रहता है वो कम हो जाता है। जी सर, अभी आपने कहा कि अल्कोहल की बात की, स्मोकिंग की बात की, तो आजकल ये मॉडर्न ज़माने में ये एक दौर चला है कि हुक्का पार्लर्स और उसमें इवन गर्ल्स आर सीन पार्टीज़ में वगैरह एंजॉइंग वाइन वगैरह सब कुछ, तो वाइन, अल्कोहल या जो भी कहिए, तंबाकू, सिगरेट, ये सब कैसे एडवर्स इफेक्ट रहता है? तो बेसिकली क्या होता है, अगर अल्कोहल की बात की तो अल्कोहल क्या करता है कि बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है। एस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली, मैंने पहले ही बताया कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। सो इसमें क्या होता है कि मोर देन 2 or 3 pegs ऑफ अल्कोहल इन अ डे, तो इससे आपका 15 to 20% रिस्क बढ़ जाती है ब्रेस्ट कैंसर। So in that case, women, if they want to enjoy this thing, एक लिमिट में रहकर limit your alcohol. What should be the limit for male persons? No, nothing. It is nothing like that. I think I should say not to take the alcohol. But ideally speaking, you can limit the alcohol to some extent, so that not to drink too much to create a trouble. Same with tobacco. Tobacco, there is no direct correlation of tobacco with the breast cancer, but the evidence analysis they have told there is a slightly increased risk, basically with smoking. बेसिकली विथ स्मोकिंग। अभी स्मोकिंग में भी क्या होता है कि यूजुअली अगर एडोलेसेंट गर्ल जो आपने बताया है, एडोलेसेंट गर्ल, अर्ली एज, और अगर प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉज होने से पहले दे आर स्मोकिंग टू मच, सो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, अगेन कमिंग टू अनदर पॉइंट, इसी दौरान आपने जो डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का ये या रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, इससे कैंसर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर? सो ब्रेस्ट कैंसर जो मैंने अभी बताया था वही उसका फैक्ट है कि एस्ट्रोजन एक्सपोजर, मेनली इट इज अ एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन। अगर आप यू आर मैरिंग लेट, सो आपका जो आगे की प्रेगनेंसी है या आपकी चाइल्ड बीरिंग नहीं हुई है, सो ऑटोमेटिकली यू आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग द एस्ट्रोजन एक्सपोजर व्हिच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। कई सारे कैंप्स वगैरह चलते हैं सर, जिसमें आपको एडवाइस किया जाता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे की जाती है, तो व्हाट कुड इट बी? सो ये जो पॉइंट है, इट कम्स बेसिकली इन स्क्रीनिंग। जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस कहते हैं कि फ्रॉम द एज ऑफ 20 years, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस 3 चीजों में डिवाइड होती है, एक सेल्फ एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा मैमोग्राफी। जी। सो सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 20 years, एट होम किया जाता है, एट होम केयर। सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको एवरी मंथ आपको खुद को चेक करना है। मैं हर लेडीज को यही बोलता हूँ, आप सबके लिए क्वीन है, प्रिंसेस है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एवरी मंथ यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने खड़े रहिए, लुक एंड फील, दिस इज द वर्ड विच इज यूज फॉर सेल्फ एग्जामिनेशन। आप खुद को देखिए, फर्स्ट देखिए आप खड़े होके कि आप जस्ट, यूजुअली क्या होता है कि माहवारी जब होती है तो माहवारी खत्म होने के 3-4 दिन बाद, मतलब day 7 day 8 ऑफ द साइकिल, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि पहले 4-5 दिन ब्रेस्ट थोड़े हेवी रहते हैं, तो आप एग्जामिन करोगे तो पेनफुल होता है कभी कभी। तो 7वें-8वें दिन, माहवारी के 7वें-8वें दिन आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आपने मिरर के सामने खड़ा रहना है। देयर आर 2 टेक्निक्स, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड इज लाइंग डाउन। सिटिंग और स्टैंडिंग, आपको पहले हाथ ऐसे रख के आपको दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। सर्कुलर मेथड से आप एग्जामिन कर सकते हैं या अप एंड डाउन मेथड से एग्जामिन कर सकते हैं, यानी जस्ट लंप सेकंड डिटेक्ट करना। यस, टू एग्जामिन कंप्लीटली एंड नॉट टू मिस द एक्सिला। बहुत सारे लोग हैं कि ये करते हैं, मिस करते हैं, फिर बाद में एक्सिला में कुछ आर्मपिट जो बोलते हैं उसके अंदर कुछ गठान दिखती है, फील होती है, क्योंकि कभी कभी जो इन्वेजिव कैंसर्स जो रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके अंदर प्राइमरी साइड पे थोड़ा कम दिखता है, लेकिन यहाँ पे तुमको कभी कभी गठाने ज्यादा दिखती है। उसके बाद दूसरी मेथड है, यहाँ पे हाथ रखना है ये पोस्चर पे, और फिर आप एग्जामिन करना है दोनों ब्रेस्ट को, और विद द पाम, नॉट विद द फिंगर्स, इससे एग्जामिन करना है। यस, ये फिंगर्स के ये एरिया से इससे एग्जामिन करना है आपको। ये हो गया सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एवरी मंथ आपको करना है फ्रॉम द एज ऑफ 20 years, एवरी मंथ। उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर चेक करेगा, ये 30 years के अबोव किया जाता है। यूजुअली इसका रिकमेंडेशन रहता है कि एवरी एनुअली यू कैन चेक। अच्छा, एनुअली आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास चेक करते रहना है,
और उसके बाद जो मैमोग्राफी आती है जो थर्ड पार्ट। सो डॉक्टर भी वही सेम एग्जामिन करता है जो 20 क्या इयर्स की होता है उम्र में कभी कभी क्या हो जाता है, जो क्लिनिकल जजमेंट है पेशेंट का वो डिफरेंट रहता है। Okay. अभी नॉर्मली क्या होता है कि दोनों ब्रेस्ट नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिकल, वन इज स्लाइटली अप एंड डाउन, ब्रेस्ट एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल नहीं रहते, कभी भी स्लाइटली डिफरेंस रहता है। उसके अंदर एग्जामिनेशन करते तो यू कैन स्किप सम एरियाज, तो उसके कारण प्रोफेशनल, हाँ, सो जो एक्सपर्टाइज है दे अंडरस्टैंड मोर इन दैट वे। सो इसके लिए 30 इयर्स अबो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय द क्लिनिशियन करना चाहिए, और अबो 40 इयर्स मैमोग्राफी करना चाहिए, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या है, बहुत लोग डरते हैं मैमोग्राफी से, बोलते हैं मैमोग्राफी नहीं, वो पेनफुल रहता है, उसमें वो एक्सरे आता है, रेडिएशन होता है और कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। प्लीज़ मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा, मैमोग्राफी इज जस्ट योर एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। ओनली द टेक्निक इज the breast is compressed between the two plates. अच्छा, so that's the reason it feels there will be some discomfort. पेन होगा, पेन बहुत कम रहता है, 5-10%, 5 or 7% patient will get pain because if the breasts are slightly heavy or they will get the pain. Otherwise it's more of a discomfort because it is pressed between the two plates. और उसके दो व्यू देखे जाते हैं, और उससे 90 to 95% of the early cancers can be detected. But that is after 50? No. So after 40 years, ideally अब अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के हिसाब से एवरी ईयर यू शुड डू मैमोग्राफी, और अबो 50 to 75 एब्सोल्युटली यू हैव टू डू। बट अभी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से लोग इतने अवेयर नहीं कि एवरी ईयर दे विल कम एंड डू द मैमोग्राफी। सो वी सजेस्ट हियर आफ्टर 40 years you can do mammography every 2 to 3 years, right, and just check every time so that if there is a cancer we can detect early, we can cure it. तो इससे मैमोग्राम में दर्द नहीं होता आपने कहा, और बहुत कम होता है, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, बेसिकली मोर डिस्कम्फर्ट देन, हाँ, इट्स मोर डिस्कम्फर्ट। पेन होता है बट इट्स वेरी मिनिमल पेन, सो इट इज नॉट, आई कैन से इट इज, हाँ, इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग, आई कैन नॉट से कि मतलब सहने लायक, हाँ, इट इज जी। और दूसरा एक क्वेश्चन जो मुझे पूछते हैं कि इससे रेडिएशन से बाद में कैंसर होगा क्या? इसका इतना लो डोज रेडिएशन रहता है, इससे कुछ नहीं होता है, नथिंग विल हैपन, सो डोंट वरी, प्लीज डू मैमोग्राम। अच्छा, और मैमोग्राम दो टाइप के हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राम और डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। क्या डिफरेंस होता है? सो स्क्रीनिंग मैमोग्राम मतलब जिसको कैंसर नहीं है, जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के हिसाब से स्क्रीन कर रहे हैं, जैसे किसी को हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे फैमिली में किसी को है, दे आर डूइंग स्क्रीनिंग कि बा मुझे कैंसर हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए। और डायग्नोस्टिक मींस जिसको ऑलरेडी ब्रेस्ट में लंप है, गठान है, उसको चेक कर रहे हैं, सो दैट इज अ डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। जी सर, जमाना काफी फास्ट पेस्ड हो गया है और महिलाएं भी ऑफिस काम करती है या बाहर जाके एम्प्लॉयड रहती है, तो अक्सर स्ट्रेस हो जाता है सर, तो ये स्ट्रेस क्या वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? सी, स्ट्रेस इज अ फैक्टर फॉर एवरीथिंग, आई कैन से। एवरी डिसीज यू टेक, stress will aggravate that disease. Similar happens with the breast cancer also, कि stress related events जो भी होते हैं, they increase the risk of breast cancer through hormonal means or whatever means you say, but they increases the risk of breast cancer by maybe 30-40%. 30-40? Yeah, मतलब the risk of getting cancer. I'm not taking the incidence. मिल ही जाएगा ऐसा? Yeah, it is. So लेकिन chances will be more. Yes. सिमिलरली सर, जैसे थोड़ी देर पहले ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे, 6 to 12 months फीडिंग होनी चाहिए, लेकिन वुमेन हो सकता है शायद इस फैशन के दौर में वो अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती है और ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर का क्या नाता आता है सर? सो ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली सेम लॉजिक होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण तुम्हारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ब्लॉक रहती है, एस्ट्रोजन लेवल कम रहती है लैक्टेशंस के कारण, सो दैट आपका जो एस्ट्रोजन एक्सपोजर है बॉडी को वो कम रहता है, सो जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क है वो कम हो जाती है। सो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग लोअर्स द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So ideally, I suggest all the women in lactational period they should do breastfeeding for at least 1 year. मतलब उसका इससे कोई संबंध नहीं है सर? No, it reduces the risk of breast cancer. Yes. If you do breastfeeding, it decreases the risk of breast cancer. तो एस्ट्रोजन को एक्सटर्नली सप्लाई किया जा सकता है बॉडी को? जैसे आप एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है जिनके हार्मोन्स बंद हो गए, सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज सेम ओनली, they give external estrogen to maintain the body. अच्छा, so, एक और मिथ है या फैक्ट है, आप ही बता सकते हैं सर, कि कहते हैं कि अगर ब्रेस्ट इंजरी हो गई तो उस इंजरी से भी कैंसर होने के? नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी कि किसी को एक्सीडेंटली
अगर वहाँ लंप है ऑलरेडी और वहाँ accident. इंजरी हुई तो डिटेक्ट हुआ है। अदरवाइज डायरेक्ट इंजरी टू द ब्रेस्ट, नॉर्मल ब्रेस्ट, उससे कैंसर नहीं होता है। जी सर, थैंक यू फॉर दैट। आपने ट्रीटमेंट की बात की, उसमें एक ट्रीटमेंट आता है जिससे सब लोग घबराते हैं, वो कीमोथेरेपी। तो ये बेसिकली मिथ को बस्ट करना जरूरी है yes. कि क्या? बेसिकली ये मत समझिए कि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट फेवरिंग कीमोथेरेपी, इट इज नॉट लाइक दैट। बेसिकली क्या है कि सबको ये समझना जरूरी है कि कैंसर सेल्स आर द फास्टेस्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स इन द बॉडी। तो आपको उसको ट्रीट करने के लिए भी ऐसे ही ड्रग चाहिए, जो कि ऐसे ड्रग रहे कि जो उसको मार सके। तो डेफिनेटली आप कोई लाइटर थेरेपी कोई यूज नहीं कर पाएंगे जिससे आप वो सेल्स को मार पाएंगे। यू नीड अ ड्रग्स विच शुड ट्राई टू किल द सेल्स ऑल ओवर द इन बॉडी में जितने भी कैंसर सेल्स है उसके लिए। इसी के कारण लोगों का डर रहता है कि कीमोथेरेपी, बट लेकिन ड्रग्स वैसे ही चाहिए कि जिससे अपन कैंसर सेल्स को मार सके। जी जी। लेकिन पेनफुल का जो होता है, बाल झड़ते फिर ये सब बाल पेनफुल, इट इज नॉट पेनफुल। बेसिकली क्या है कि देयर आर सम साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द कीमोथेरेपी। जैसे क्या होता है कि जैसे कैंसर सेल्स है, बॉडी जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है उसको ये नहीं मालूम कि कौन से सेल्स को मारना है। उसको इतना मालूम है कि बॉडी में जितने भी फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स है उनको मारना है। तो कैंसर सेल्स के बाद जो आपके फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स रहते हैं वो बोन मैरो के सेल्स रहते हैं। जैसे WBC काउंट आप बहुत बार सुनते रहेंगे, किसी के WBC कीमोथेरेपी चालू है, काउंट कम हो गए। दूसरा हेयर फॉल, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स फास्ट ग्रो होते हैं। तीसरा माउथ का म्यूकोजा जो रहता है वो भी फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स रहते हैं। इंटेस्टाइन के सेल्स भी रहते हैं जो भी फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स। तो ये क्या करता है कीमोथेरेपी कि जो भी कैंसर सेल्स को जब मारने जाता है तो ऑटोमेटिकली जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल से ये जो बाकी फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स है वो भी मार देता है। लेकिन ये जो बाकी अदर देन कैंसर सेल्स बाकी भी जो भी साइड इफेक्ट करता है, दे आर टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स। जैसे आपकी थेरेपी कम हो जाती है, पेशेंट बिकम नॉर्मल। जैसे मेन इशू होता है फीमेल्स के कारण उनको हेयर लॉस, दैट इज सोशल स्टिग्मा, वापस आ भी जाते हैं, तो वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट दौरान है हमको लेडीज को, फैमिली मेंबर्स को या डॉक्टर को, सबको उनको बहुत सपोर्ट करना जरूरी है। क्योंकि अभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सर मेरे हेयर्स चले जाएंगे, मैं नहीं ले पाऊंगी। आई ऑलवेज टेल देम, सी राइट नाउ योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर हेयर्स। और हेयर आते भी, हेयर वापस ग्रोथ, मैं तो मेरा आई डोंट नो वेदर आई शुड यूज, मैं तो उनको हरदम बोलता हूँ ये घर की खेती है, आपको वापस आ जाएगी। लेकिन राइट नाउ द कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपने को करना जरूरी है। जी सर, आप जो शुरू से बता रहे हो इस टॉक शो में, तो क्या इन सब का एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कैंसर जो इट इज क्यूरेबल, कंप्लीटली क्यूरेबल इफ condition? Yes. So basically cancer is, if detected early, if it is in early stage, it is completely curable. But that too as per the proper treatment plan. क्या होता है बहुत बार पेशेंट्स अर्ली स्टेज है, सर्जरी कर लेते हैं, उसके बाद दे डोंट फॉलो एंड दे गो ऑफ, क्योंकि बाद ठीक है सर्जरी हो गई, मेरा निकल गया। So then if you don't follow complete therapy plan, then there are chances of getting the disease back. उससे बीमारी वापस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब है क्यूरेबल प्रोवाइडेड यू टेक अर्ली स्टेज, अर्ली टू लोकली एडवांस है। जैसे आपने मुझे पूछा था कि कितनी स्टेजेस रहती है, अगर लेमैन पर्सन के हिसाब से बोलूं तो 4 स्टेजेस रहती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 to 2 जो है वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स में आते हैं, और स्टेज 3 है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में आता है, और स्टेज 4 मतलब एडवांस्ड मेटास्टैटिक जो बोलते हैं, जिसके अब इसका मीनिंग क्या है। स्टेज 1 मतलब क्या है कि लिमिटेड टू ब्रेस्ट है, वो भी साइज बहुत छोटी है, लेस देन 2 सेंटीमीटर समझिए आप, साइज बहुत छोटी है। स्टेज 2 और 3 में क्या होता है कि आइदर ब्रेस्ट में की साइज बड़ी रहती है या तो फिर स्प्रेड एक्सिला में स्प्रेड होता है, जहाँ के लिम्फ नोड्स है। तो जैसे अपने को अगर समझो अपने को हाथ में लगी है तो अपने यहाँ गठाने आती है, तो वैसे अगर ब्रेस्ट में कुछ हो जाता है तो उसकी गठान यहाँ तक पले आ जाती है, तो कैंसर यहाँ से यहाँ स्प्रेड हो गया है। सो इट इज कॉल्ड लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गन में चले जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर के कारण कॉमन जगह जो है वो लंग है, लीवर है, बोन है, ब्रेन है, ये कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मींस फ्रॉम प्राइमरी साइट डिस्टेंस दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गया, तो दिस इज स्टेज 4। इसके अलावा अगर मेडिकली ज्यादा डीप बोलूं तो दिस इज अ स्टेज 0 आल्सो। अच्छा, दिस इज द 5th स्टेज, स्टेज 0, जो कि यूजुअली क्या होता है कि एक्सीडेंटली मालूम पड़ता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, दैट टू ओनली इन सीटू कार्सिनोमा, मतलब वो पूरा इन्वेजन नहीं आया है कैंसर के अंदर। इट इज अ वेरी अर्ली प्रिलिमिनरी कैंसर स्टेज, स्टेज 0। या स्टेज 0 बोला जाता है। हम कहां तक क्योर कर ले सकते हैं? स्टेज 1, स्टेज 2 सो टिल स्टेज 3 यू कैन क्योर, बट स्टेज 0 100% सर्वाइवल रहता है,
स्टेज 1 में आपको 90 to 95% सर्वाइवल रहता है, स्टेज 2 में आपको 80-85% सर्वाइवल रहता है, स्टेज 3 जो है आपका सर्वाइवल 50-60% हो जाता है, और स्टेज 4 का सर्वाइवल फिर 20-25% हो जाता है। दैट इज बिकॉज इट्स अ मेटास्टेटिक डिसीज, तो इसके कारण उनका सर्वाइवल काफी कम हो अलावा जाता है। पैलिएटिव केयर और कुछ नहीं हो सकता? पैलिएटिव केयर अभी सी बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन द थेरेपी, अभी हम लोग क्या है कि इवन ब्रेस्ट कैंसर भी है तो पीपल आर देयर, जो ब्रेस्ट कैंसर के लेडीज है जो अभी भी 3-3, 4-4, 5-5 साल तक थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि क्या एडवांसेस इतने हो गए हैं अभी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको बायोप्सी करके पहले डिटेक्ट करते हैं कि उसके अंदर हार्मोन पॉजिटिव है या HER2 जीन पॉजिटिव है, इसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, और प्रोग्नोसिस भी उसी के हिसाब से होता है। जैसे पहले होता था, आज के फ्यू इयर्स बिफोर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज है तो कीमोथेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। अभी क्या है कि कीमोथेरेपी के अलावा आपको टारगेटेड ड्रग्स है, ओरल टैबलेट्स है विच यू कैन टेक, जिसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की, इवन स्टेज 4 डिसीज भी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट नहीं लगते हैं उसके अंदर, पेशेंट कैन टेक द थेरेपी। उसके अलावा जैसे डिस्कशन पहले हुआ था, इम्यूनोथेरेपी इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड नाउ इन स्टेज 4, जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर उसके लिए अप्रूव्ड है ऑलरेडी। ओनली इशू विद इम्यूनोथेरेपी इन इंडिया में भी बिकॉज इंश्योरेंस वो सब कवरेज नहीं रहता है, तो कॉस्ट इज ऑलवेज द इशू बिकॉज ऑफ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कॉस्ट ज़्यादा रहती है इसके लिए, अदरवाइज इम्यूनोथेरेपी ऑल्सो हैज़ अ वेरी लेस साइड इफेक्ट एंड ट्यूमर कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है। जी सर, आपका टॉक शो अपने आप में एक बहुत सुंदर मैसेज था, लेकिन फिर भी 1 मिनट में अगर आप बताओगे कि मैसेज जनता को क्या देना चाहिए, खासकर महिलाओं को? महिलाओं के लिए ये मैसेज है कि आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट निगलेक्ट योर सेल्फ। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव टिप्स जो मैं देना चाहूँगा कि आप डेली वेजिटेबल और फ्रूट डाइट में रखिए, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आप खुद के लिए कीजिए। आप फैमिली के लिए, सबके लिए सब करते हैं, लेकिन जब आप खुद हेल्दी रहेंगे तभी किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। तो 30 मिनट्स ऑफ एवरीडे एक्सरसाइज, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, लिमिट योर अल्कोहल इनटेक इफ यू आर डूइंग, एंड अवॉइड ओबेसिटी और हैव अ हेल्दी वेट। उसके अलावा एक चीज़ और एक बताना जो चाहूँगा कि प्लीज़, आजकल क्या होता है, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलेंगे कि ये अवेलेबल, ड्रग अवेलेबल हो गया है, दिस इज़ अ क्यूर फॉर दिस। प्लीज़ डोंट गो थ्रू दोस आर्टिकल्स और मैसेजेस। प्लीज़, इफ़ यू हैव एनीथिंग, प्लीज़ कम एंड मीट अस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट फॉर एवरीथिंग, और we'll take care of you. Thank you. Thank you, sir. It was a pleasure talking to you.